क्या शिवांश? है, हंस रहे हो आज बहुत ज्यादा। चलो चलो, आज हम लोग देखेंगे क्या, नया चैप्टर है ना, नाइन्थ क्लास का त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोग क्या देखेंगे? सर्वांग समता। तो तुम लोग देख चुके हो त्रिभुज के प्रकार, है ना। अभी हम लोग देख चुके हैं त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, ये बस हम रिमाइंड कर दिए। ये सारा क्या है, बेसिक है, तुम लोग को पहले से भी पढ़ चुके हो और हम हल्का सा रिमाइंड कर दिए। भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने होते हैं? तीन प्रकार के, है ना। कौन कौन? विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। कौन के आधार पे? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। चलो, सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? सर्वांग समता का हम लोग बोल सकते हैं कि सभी अंग क्या हो, बराबर। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि किसका बराबर होगा। कोई भी आकृति का, दो या दो, एक आकृति का नहीं, एक आकृति का तो खुद में सबका बराबर ही होगा, लेकिन दो या दो से अधिक आकृति का यदि सभी अंग बराबर हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि सर्वांग सम। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता। यदि दो आकृति को, कोई भी दो आकृति ले लो, है ना, आकृति चलो नहीं बनाते हैं, कोई भी दो आकृति ले लो, तो आकृति का यदि सभी अंग बराबर होगा सर्वांग सम है ना, बोल सकते हैं या नहीं। जैसे यदि हम लोग दाएं हाथ और बाएं हाथ को ले ले, है ना, यदि इसको हम लोग एक 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 के ऊपर एक रख देते हैं, रख दिया कि नहीं, तो क्या हुआ, सारा अंग बराबर है मेरा, मतलब हम बोल सकते हैं कि दायां हाथ का जो अंग है और बायां हाथ का अंग है वो क्या है हमारा, बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि दायां हाथ और मेरा हाथ, बायां हाथ क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम का मतलब हो गया सभी अंग बराबर। किसमें अंग बराबर? अब गणित की भाषा में चलते हैं, ये आकृति तो हो गया, गणित की भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि सभी अंग बराबर होगा। तो कोई भी यदि आकृति है, तो मान लीजिए ये चतुर्भुज है, क्या है, क्या है ये, चतुर्भुज है ना, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। अब चतुर्भुज का बात करेंगे तो आकृति में कौन कौन अंग आते हैं? दो। एक आता है भुजा, ध्यान ध्यान रखना, क्या हो गया, भुजा, और दूसरा आता है कौन। शीर्ष से हमें कोई मतलब नहीं है ना। मेन जो अंग है हमारा कोई भी आकृति का, दो चीज है, क्या है, एक भुजा और दूसरा कौन। तो ऐसा सोचो, ए अमित दिखना बंद करो, अभी रुको, पहले समझ लो अच्छे से, इसके बाद आराम से लिखना। आज कंसेप्ट ही तो बताना है, तुम लोग को क्वेश्चन बना के लाना है, कल तुम लोग बना के लेते आना। अब क्या है कि कोई भी आकृति का, ध्यान से सुनो, कोई भी आकृति का कौन कौन अंग हो सकता है? एक भुजा और दूसरा कौन। इसका मतलब यह है कि सभी अंग बराबर होगा, जिस भी दो या दो से अधिक आकृति का, वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो ऐसा सोचो, इसका मतलब यदि सर्वांग सम है, दो आकृति सर्वांग सम है, ऐसा भी हो सकता है सभी भुजा बराबर होगा या नहीं। यदि वो दूसरा अंग है हमारा क्या, कौन, है ना, तो यदि सर्वांग सम है तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आकृति का सभी से संगत कौन होगा। संगत कौन का मतलब, संगत कौन होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दो चीज तुम लोग को ध्यान देना कि यदि कोई भी आकृति सर्वांग सम है तो उसका संगत भुजा क्या होगा, बराबर होगा, है ना। और संगत कौन भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि कोई भी आकृति का तो दो ही अंग है, या तो कौन हो सकता है या भुजा हो सकता है। तो ये हम लोग समझ लें कि सर्वांग सम का क्या मतलब है। अब हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो तुम लोग का जो त्रिभुज चैप्टर है, त्रिभुज चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज की सर्वांग समता, कि त्रिभुज को हम लोग कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि वो सर्वांग सम है, या दो से अधिक त्रिभुज है और तुमको बोल दिया कि तुम बताओ ये त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। तो क्या है, उसके लिए बहुत सारा कसौटियां है। कसौटियां का मतलब आधार है, उस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। तो वो सारा हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, बताओ, कसौटी पढ़ेंगे। कसौटी का मतलब हो गया किस आधार पर हम एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज से सर्वांग सम बोल सकते हैं। पहला कसौटियां है एस एस एस, याद रखना तुम लोग। यदि एस का मतलब क्या होगा यहाँ पर बताते हैं। एस का मतलब क्या हो जाएगा, साइड। ए का मतलब क्या हो जाएगा, एंगल। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं भुजा, भुजा, भुजा कसौटी। ऐसा सोचो कि यदि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, इधर सुनो ध्यान से, ये एक त्रिभुज है,
मान लीजिए ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखे, मान के चलो कि 5, 6, 7 सेंटीमीटर है। दूसरा भी त्रिभुज है, दूसरे जैसा बना हुआ है, एक ही जैसा बना क्या रे? चलो ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है पी क्यू आर, क्या है? पी क्यू आर। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर। अब दोनों को हम लोग तुलना करेंगे कि क्या ये सर्वांगसम है, तो हम दोनों का भुजा, संगत भुजा को तुलना करेंगे। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है ना, ये भी कितना है? ये यदि इसके देखो 5 सेंटीमीटर के वाले बगल वाले यदि 6 सेंटीमीटर है, तो इसके बगल वाला भी देखो 6 सेंटीमीटर, उसके संगत वाले देखो, ठीक है। इसके बाद यदि ये भुजा देखो 7 है, तो ये भी 7 है। तो ये क्या है? ये दोनों त्रिभुज का भुजा क्या है? बराबर है। सारा संगत भुजा क्या है? बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं भुजा 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 कसौटी के आधार पे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे होता है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एबीसी, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम, देखो ऐसे बराबर, और ऊपर में ये टिल्डा का चिन्ह। कभी देखे हो इसको? देखे हो या नहीं देखे हो सिवाल? तो ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज किसके है? पी क्यू आर। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। यदि इसको हम एक दूसरे को ऊपर लाएंगे तो क्या करेगा? छुपा लेगा। जैसे एक पन्ना को लो और दूसरा पन्ना को लोगे, एक दूसरे के ऊपर रखो तो क्या होगा? सारा दिखेगा? सारा नहीं दिखेगा, कहने का हमारा मतलब है कि दोनों दिखेगा। एक आकृति क्या करेगा? दूसरे आकृति को ढक लेगा, क्योंकि वो दोनों सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम त्रिभुज यदि इसके इसी के ऊपर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ढक लेगा। एस 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 भुजा भुजा कसौटी के आधार पे हम त्रिभुज को सर्वांगसम कह सकते हैं। कब? जब एक त्रिभुज का सभी भुजा दूसरे त्रिभुज के सभी भुजा के क्या हो? बराबर। अगला कसौटी आता है एस ए एस कसौटी। एस ए एस कसौटी को क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भुजा कोण भुजा। इसका मतलब देखो, यहीं से समझने का कोशिश करो। दो भुजा है और उसके बीच में क्या है? कोण है या नहीं? दो भुजा है और उसके बीच में कोण। तो एस ए एस कसौटी के आधार पे हम दो त्रिभुज को सर्वांगसम बोल सकते हैं। कब? जब एक त्रिभुज का दो भुजा और उसके अंतर्गत आने वाली कोण बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत आने वाले कोण के जब बराबर होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं एस ए एस कसौटी के आधार पर दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। आ गया समझ में? उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे कि कोई एक त्रिभुज है, एबीसी है। कौन सा त्रिभुज है? ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर, और ये मान के चलते हैं कि ये है 50 डिग्री। कितना है? 50 डिग्री। और दूसरा त्रिभुज इसी तरह ले लेते हैं, दूसरे तरीके से लेते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक, ये है हमारा पी क्यू आर। हम एक जैसा बनाते तो तुम लोग को लग जाता कि देखने में, है ना, कि सर्वांगसम है, लेकिन थोड़ा सा इसका एंगल चेंज कर देते हैं ताकि देखने में लगे। तो देखो, ये मान के चलते हैं ये है हमारा 10 सेंटीमीटर, है ना, और ये है हमारा 9 सेंटीमीटर रखना था आपको, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, अब ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। मान के चलो कि ये है हमारा कितना डिग्री? 50 डिग्री। तो दोनों त्रिभुज को तुलना करो और देखो कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, और सर्वांगसम होगा तो किस आधार पे होगा। तो हम लोग देख सकते हैं इसका एक भुजा, इसका एक भुजा, है ना, इसका एक भुजा ये BC और इसका कौन सा है? QR। और दोनों भुजा के अंतर्गत कोण है कि नहीं? और इसमें भी दोनों, वही दोनों भुजा के अंतर्गत कोण क्या है? बराबर। एस ए एस कसौटी क्या बोलता है कि दो भुजा, यदि एक त्रिभुज का दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो हम बोल सकते हैं, बाकी और देखने चीज की जरूरत नहीं है, हम सीधा बोल सकते हैं
कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। और इसी को कहते हैं SAS कसौटी। आ गया समझ में? तो नाम से भी पता चल रहा है दो भुजा और उसके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। आगे समझ में? कोई दिक्कत? इसको उतारना है। ध्यान दो सब इधर। त्रिभुज की सर्वांग समता की अगला कसौटी क्या है? अगला कसौटी को हम लोग बोल सकते हैं ASA कसौटी, है ना? ASA नाम से क्या पता चल रहा है? तुम लोग अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, दो कोण बराबर होगा और उसके बीच वाला भुजा एक बराबर होगा। त्रिभुज का ये कितना है भुजा? 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। मान के चलते हैं कि ये है हमारा 50 डिग्री और ये है हमारा 60 डिग्री, ये भी है हमारा 50 डिग्री और ये है हमारा 60 डिग्री, है ना? तो त्रिभुज का जो सर्वांग समता का अगली कसौटी है क्या है? ASA, एंगल साइड एंगल। इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है क्या कि दो कोण बराबर होगा और वो दोनों कोण के बीच का भुजा बराबर होगा। तो ASA कितना अच्छा है बताओ। तुम लोग को याद करने का जरूरत नहीं, यदि समझना चाहो ना यहीं से समझ जाओ। ASA का क्या मतलब हो गया? एंगल साइड एंगल, दो एंगल बराबर होगा और उसके बीच का भुजा बराबर होगा। तो हम यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत वाली भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत वाली भुजा के बराबर हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? ASA कसौटी से दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर्वांग सम बोल सकते हैं। आगे समझ में? ये हमारा एक एंगल है, ये हमारा एक एंगल है, इसका भी देखो यही भी 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। और दोनों के अंतर्गत भुजा ये भी 20 सेंटीमीटर, तो ये भी इसके अंतर्गत भुजा भी क्या है? 20 सेंटीमीटर बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल कसौटी के आधार पे ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम। यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है इसके लिए, सर्वांग सम, है ना? तो ये सर्वांग समता का ये सारा कसौटियां हैं। तो कौन सा कसौटी है? AAS। देखो ध्यान से देखो, नाम से पता चल रहा है क्या होगा? एक कोण ही भुजा, है ना? नाम से ही पता चल गया, यही तो याद रखना है ना? AAS कसौटी के आधार पे हम लोग कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि दो त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। तो हम लोग देखो नाम से, सबके नाम में ध्यान दोगे। AAS एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा, इसका मतलब कि यदि एक त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा, एंगल एंगल साइड, किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और एक भुजा के बराबर हो तो हम लोग दोनों त्रिभुज को क्या बोल सकते हैं? सर्वांग सम बोल सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बोल देख सकते हैं, ये त्रिभुज है, 50 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये है और ये भुजा। इसी तरह यदि दूसरे त्रिभुज के 50 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और जस्ट इसके संगत भुजा है ना, इसकी इस पहला त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग। यदि दूसरे त्रिभुज में भी इसी तरह हो, एक कोण दूसरा कोण और बगल वाले भुजा पहले त्रिभुज के जैसा हो तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों क्या होगा? सर्वांग सम होगा। और कौन सा कसौटी से हम लोग सर्वांग समता बोल सकते हैं? AAS के आधार पर। तो हम लोग ने त्रिभुज के कितने कसौटी को देखा? 4। हम लोग कितना देखे त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी? 4, है ना? 4 प्रकार से हम लोग किन्हीं दो त्रिभुज को हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्वांग सम बोल सकते हैं। कौन कौन कसौटी है बता तुम लोग? पहला क्या कसौटी है? S कसौटी, है ना? SS कसौटी क्या बोलता है? यदि एक त्रिभुज के सभी भुजा किन्हीं दूसरे त्रिभुज के सभी भुजा के बराबर हो, है ना, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। या बोल सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज का सभी भुजा दूसरे त्रिभुज के सभी भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज को हम लोग बोल सकते हैं, अभी बताएं भूल गए, SAS। नाम से ही तुम लोग याद रखो, क्यों उतना दिमाग खाना है ना?
एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब फिर साइड, इसका मतलब दो भुजा और दोनों भुजा के बीच का कोण। यदि एक त्रिभुज की दो भुजा और दोनों भुजा के बीच का कोण किन्हीं अन्य दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और दोनों भुजा के बीच के कोण के बराबर हो, तो हम लोग दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बोल सकते हैं। किस कसौटी के आधार पे? एस ए एस के आधार पर। आ गया समझ? तीसरा कसौटी क्या है? तीसरा कसौटी बताओगे? ए एस ए, है ना? नाम देखो, नाम से आधा तुम लोग को पता चल जाएगा। क्या पता चल रहा है? एंगल, एंगल, साइड एंगल, इसका मतलब दो कोण और उसके बीच का एक भुजा। तो हम लोग बोलेंगे कैसे? क्योंकि सर्वांगसम जो होगा वो तो दो त्रिभुज में होगा, एक त्रिभुज अकेले में तो नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यदि एक त्रिभुज का दो कोण और उसके अंतर्गत आने वाली भुजा किन्हीं अन्य त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत आने वाली भुजा के बराबर हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज ए एस ए के आधार पे क्या होगा? सर्वांग सम होगा, है ना? दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बोल सकते हैं। किस आधार पे? ए एस के आधार पे। एक चीज ध्यान देना है तुम लोग को कि यदि ये जितने भी हैं सारे क्या है? त्रिभुज की सर्वांग सम की कसौटियां हैं। इसका मतलब है हम लोग त्रिभुज को इसके आधार पे क्या बोल सकते हैं? दो या दो से अधिक त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम बोल सकते हैं यदि इनमें से कोई भी एक कसौटी मिल जाए। ध्यान रखना है, यदि जरूरी नहीं कि सारा कसौटी होगा, लेकिन यदि कोई भी एक कसौटी मिल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होगा तो वो सारा कसौटी उसमें आना ही आना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि यदि कोई भी कसौटी से हम दो त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर, तो क्या होगा? दो चीज बराबर होगा। पहला, संगत कोण बराबर होगा। संगत कोण बराबर होंगे, है ना? संगत कोण बराबर होंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा? संगत भुजा क्या होगा? संगत भुजा बराबर, बराबर हो गया या होता है? आगे समझ में? यदि किसी भी कसौटी से हम दो त्रिभुज को क्या प्रूफ कर लेते हैं कि वो सर्वांगसम है, तो दोनों त्रिभुज में क्या होगा? संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजा भी बराबर होगा। इसका मतलब ये ऐसा समझो कि एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, कितना है? और ये 6 सेंटीमीटर है, और ये है हमारा 60 डिग्री। इसी तरह मान लीजिए दूसरा त्रिभुज भी है ना? दूसरा त्रिभुज को मान के चलते हैं कि ये हमारा है, इसको थोड़ा लंबा करते हैं तब ना मिलेगा ना। ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, बीच का कौन है? 60 डिग्री, है ना? तो ध्यान देना है कि इस त्रिभुज में 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है कि नहीं? इस त्रिभुज में 6 सेंटीमीटर, इसमें भी 6 सेंटीमीटर, और दोनों भुजा के अंतर्गत वाली जो कोण है बराबर है या नहीं? तो हम लोग ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एस ए एस के आधार पे क्या है? सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। तो जब त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाए तो क्या हो जाता है? दोनों त्रिभुज में संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, और संगत भुजा भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब यदि सर्वांगसम ये प्रूफ हो जाता है तो हम लोग खुद बोल सकते हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। किस आधार पर? कि सर्वांगसम त्रिभुज के अंग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CPCT, है ना? इसी तरह ये कोण और कौन हो जाएगा? ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण है। तो बस इतना ही याद रखना है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसके संगत कोण बराबर होंगे, उसके संगत भुजा भी क्या होंगे? बराबर होंगे।